हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 3 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग जीएस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसका साइंस बैकग्राउंड हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड हो या फिर आर्ट बैकग्राउंड हो। ये आपका मैटर नहीं करता है, क्योंकि जीएस जो है ये सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बस एक छोटा सा काम कर दो, आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में शेयर करो, फटाफट से शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइव से जुड़ सके। सेशन को लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना ताकि जैसे ही क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है मेरे भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अर्थशास्त्र के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये आपका 11वां क्लास होगा। इससे पहले मेरे भाई आपको मैंने कुल मिलाकर 10 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वो 10 क्लासेस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस कहता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखो, अगला क्वेश्चंस कहता है कि संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है। तो आपको याद रखना है, संयुक्त क्षेत्र की जो अवधारणा है यह किसको दर्शाता है? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास के लिए मापदंड क्या है। तो आर्थिक विकास किसके आधार पर मापा जाता है भाई? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय के आधार पर मापा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको कराने वाला हूं। क्लासेस लंबी होगी लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो क्या होता है? सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, या सरकार नियंत्रण से मुक्त होता है, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रभावित होता है, या उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है, एक बाजार की जो अर्थव्यवस्था होती है यह अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण से मुक्त होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखो अगला क्वेश्चंस क्या है। 5वां क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से क्या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्टार लगाओ, यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए। सबसे पहला तो यहां पर बात किया जा रहा है तृतीयक क्षेत्र, और यहां पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप देखो कि सेवा संबंधी कौन सा चीज है। तो सेवा संबंधी जो है यह है ऊर्जा आपूर्ति। कौन है आपका? ऊर्जा आपूर्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है तृतीयक क्षेत्र पूछ लिया जाए यदि आपको प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, तो मेरे भाई आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। कृषि कार्य के जितने भी चीजें आ जाएगी सबके सब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। तो द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी उद्योग धंधे वाली चीजें होगी, कौन होगी मेरे भाई? उद्योग धंधे वाली जितनी भी चीजें होगी यह सबके सब कहां आ जाएगा? आपका द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष 14 बैंकों को एक साथ एकीकृत किया गया था। स्टार लगाइए, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है सन 1969 ईस्वी में 14 बैंकों को क्या किया गया था? तो एकीकृत किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। तो नाबार्ड जो है मेरे भाई यह किसके क्षेत्र से किसके विकास से संबंधित है? तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि नाबार्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 1 रुपये के कागजी मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आपको याद रखना है 1 रुपये के जो कागजी मुद्रा है इस कागजी मुद्रा पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि ई बैंकिंग में ई किसको निरूपित करता है, यानी कि ई का क्या अर्थ होता है। तो आपको याद रखना ई का अर्थ जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है। और भारत का जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है वह कौन सा बैंक है मेरे भाई? आपको याद रखना है स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक को भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए
रखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये भी स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है। और आपको याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मेरे भाई आपका मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। चलिए कमेंट करके आप हमको बताना कि भारत की जो वित्तीय राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सा है। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था, तो आपको याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक को कब राष्ट्रीयकृत किया गया, तो 1949 ईस्वी में। कब किया गया, 1949 ईस्वी में। इससे पहले मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन कि 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया, तो 1969 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 69 ईस्वी में। लेकिन राष्ट्रीय भारतीय रिजर्व बैंक को कब एकीकृत किया गया, तो याद रखना 1949 ईस्वी में। इसके बाद चलिए बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है सार्वजनिक क्षेत्र में जो विनिवेश है इसको निजीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निजीकरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, तो यहां पर देखिए जो ऑप्शंस दिए गए इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नियमन जो है यह राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कहता है भारत में इनमें से किस उद्योग में सबसे बड़ा निवेश है, तो आपको याद रखना है स्टील उद्योग में। किस उद्योग में, स्टील उद्योग में भारत का सबसे बड़ा निवेश है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है इनमें से कौन सामान्यतः भारतीय संसद में वित्त बजट प्रस्तुत करता है, तो आपको याद रखना है वित्त बजट कौन प्रस्तुत करता है, भाई वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा। कौन करेगा, वित्त बजट है तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्यरत संस्था अधिकतम है, तो आपको याद रखना है कि भारत में जो है यह कृषि क्षेत्र में कार्यरत संस्था जो है यह सबसे अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति, ठीक है, में अंतर को क्या कहा जाता है, तो राजस्व व्यय और राजस्व क्या कहते हैं, प्राप्ति के अंतर को कहते हैं राजस्व घाटा। क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, विक्रय कर या फिर उत्पाद कर या फिर संपदा कर या फिर मनोरंजन कर, तो मेरे भाई आपको याद रखना है संपदा कर जो है यह एक प्रत्यक्ष कर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यहाँ पर विक्रय कर जो है यह एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, यानी कि इसमें से कौन सा टैक्स है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो मेरे भाई आपको याद रखना है मनोरंजन कर जो है यह किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है 10वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे आपका वह कौन था, केसी पंत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें वित्त के अध्यक्ष कौन थे, तो 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे मेरे भाई, डॉक्टर विजय केलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वैट पहली बार कहां लागू किया गया था। ठीक है, वैट एक प्रकार का क्या है, टैक्स है। क्या है, वैट जो है एक प्रकार का टैक्स है और यह टैक्स जो है यह सबसे पहले कहां पर लगाया गया था, तो आपको याद रखना है फ्रांस में लगाया गया था। कहां पर, फ्रांस में सबसे पहले लगाया गया। फिर देखो क्वेश्चन कहता है कर लगाना एक उपकरण है किसका, मौद्रिक नीति का या फिर राजकोषीय नीति का या फिर मूल्य नीति का या फिर मजदूरी नीति का, तो मेरे भाई यह जो है राजकोषीय नीति का, किसका, राजकोषीय नीति का उपकरण है क्या, कर लगाना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कहता है उत्पाद शुल्क वस्तुओं के कौन से स्तर पर लगाया जाता है, तो उत्पाद शुल्क जो है यह उत्पादन स्तर पर लगाया जाता है। फिर देखिए स्टार लगाइए, क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है नीली क्रांति जो है यह मछली पालन से संबंधित है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि नीली एवं श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली एवं श्वेत क्रांति जो है सबसे पहला तो नीली क्रांति आपका मछली से हो गया। ठीक है, और इसके बाद श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध से है। दूध से, किससे है, दूध उत्पादन से है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, मछली और दूध से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक नियोजन हिस्सा है किसका, तो आर्थिक नियोजन जो है यह किसका हिस्सा है मेरे भाई, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। किसका,
समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा 3 वर्षीय ऐसी योजना है जिसको अवकाश के नाम से जानते हैं, तो 1966 से 1969 जो है यह अवकाश योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, स्टार लगाइए। और गरीबी उन्मूलन जो है यह किस पंचवर्षीय, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, स्टार लगाइए। छपने वाला क्वेश्चन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 2012 से 17 है। तो चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि अभी जो पंचवर्षीय योजना चल रही है यह कितने नंबर की पंचवर्षीय योजना चल रही है। इसके बाद फिर देखिए कहता है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन स्टार लगाइए, पूछी जाने वाली है। और आपको ध्यान रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह केवल कितने वर्षों की थी, 4 वर्षों की थी। पंचवर्षीय योजना कहने का मतलब 5 वर्षों की योजना, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में केवल 4 ही वर्ष थे। वह कौन सा पंचवर्षीय योजना था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, स्टार लगाइए, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। महालनोबिस मॉडल पर जो आधारित पंचवर्षीय योजना है वो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि किस पर आधारित है, महालनोबिस मॉडल पर। इसके बाद चलिएगा अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका किस पर आधारित है, तो महालनोबिस मॉडल पर। अभी मैंने आपको बताया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, महालनोबिस मॉडल पर। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, समाजवादी वानिकी योजना शुरू की गई। तो समाजवादी वानिकी योजना जो है यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। तो मेरे भाई आपको याद रखना है यह कब शुरू किया गया था, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, सामाजिक वानिकी योजना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति ने किस फसल में सर्वाधिक सफलता हासिल की। तो आपको याद रखना है हरित क्रांति जो है इसके अंतर्गत जो है गेहूं में काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि खेती के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है। तो खेती के साथ जो है पशुपालन करना कहलाता है मिश्रित फार्मिंग। क्या कहलाता है, मिश्रित फार्मिंग कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग कब बनाया गया। तो मेरे भाई आपको याद रखना है भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था सन 1950 ईस्वी में हुआ था। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। योजना आयोग जो है जिसका नाम बदलकर रख दिया गया, अब क्या नीति आयोग, क्या रख दिया गया है, नीति आयोग रख दिया गया है। कब बदला गया मेरे भाई, तो आपको याद रखना है 2015 में। किसके द्वारा बदला गया, तो आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद आपको याद रखना है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है एक मार्क किस मानक की गारंटी है। तो मेरे भाई एक मार्क जो है आपका यह किसका, तो गुणवत्ता की गारंटी है। ठीक है, इसके बाद चलिएगा आगे क्वेश्चन कहता है कि कम विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो कम विकसित देशों में जो गरीबी का मुख्य कारण है वह आय की असमानता है। क्या है, आय की असमानता, क्योंकि स्वाभाविक बात है आमदनी में जब असमानता रहेगी तो वह देश कम विकसित होगा ही। इसके बाद चलिए आगे कहता है कि सरकार ने नरेगा योजना का नाम बदलकर किस नए नाम से योजना लाया है। तो आपको याद रखना है नरेगा योजना का नाम बदल करके जो है यह क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी योजना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, महात्मा गांधी योजना कर दिया गया है। फिर देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है। ऑप्शंस दिया गया है केवल मौसमी, क्या कहता है, केवल मौसमी या फिर केवल प्रच्छन्न उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि भारत में कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी की प्रकृति है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौसमी भी है और प्रच्छन्न भी है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी। तो आपको याद रखना है भारत के पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कहता है इसमें से किस उत्पाद में ISI का निशान होता है। तो ISI का जो निशान होता है यह किस में होता है मेरे भाई, तो बिजली के उपकरण में। किस में होता है, बिजली के उपकरण में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना था। तो आपको याद रखना है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना जो है यह चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
कीमतों का निर्धारण किया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है यह किसके कीमतों का निर्धारण किया जाता है? मांग एवं आपूर्ति द्वारा जो है यह कीमतों का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चंस करता है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो आर्थिक विकास जो है यह प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करता है। इसके बाद जो है मेरे भाई पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है, बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो मेरे भाई आपको याद रखना है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो मेरे भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री जो है यह योजना आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये भी कौन होगा भाई? प्रधानमंत्री ही होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखो 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारत में न्यूनतम बचत जमा दर क्या है? तो वर्तमान में जो है भारत में न्यूनतम बचत जमा दर जो है यह कितना प्रतिशत है? तो आपको याद रखना है 4%। कितना प्रतिशत वर्ष है? ठीक है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कितना कैलोरी? तो आपको याद रखना है 2400 कैलोरी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 53 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि आपके अर्थशास्त्र से था। और इसी तरीके से और भी क्लासेस आती रहेगी, इसलिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही क्लास आए आप आराम से अटेंड कर सको क्लास को। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस एक छोटा सा काम करना कि 5 के टारगेट को जल्दी से कंप्लीट करो यार, आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाली है और अभी तक 5 के टारगेट जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो आप लोग इसको कंप्लीट करने में मेरा सहयोग करो। क्लासेस बहुत ही दमदार आने वाली है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।